दोस्तों बहुत बारी ऐसा होता है कि हस्बैंड कोई प्रॉपर्टी खरीदता है पर वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर ना लेकर के वाइफ के नाम पर ले लेता है और वो वाइफ के नाम पर केवल दो वजह से प्रॉपर्टी खरीदता है। एक तो ये कि हस्बैंड अपनी पत्नी से प्यार करता था, शादी के बाद दोनों की मैट्रिमोनियल लाइफ अच्छी थी, या फिर स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर फीमेल के नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। अब बाद में हस्बैंड वाइफ के आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं, वाइफ हस्बैंड के ऊपर केसेस कर देती है, डाइवोर्स का कर देती है, 498 का कर देती है, मेंटेनेंस इत्यादि सारे मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उस प्रॉपर्टी की ईएमआई यानी कि किस्त तो हस्बैंड दे रहा है, सारा पैसा उसको खरीदने में उसको बनाने में हस्बैंड का लगा हुआ है, पर ओनरशिप में नाम वाइफ का है। तो उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या होगा, वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की रहेगी या वाइफ की होगी। आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि जब हस्बैंड वाइफ के नाम प्रॉपर्टी परचेज करता है तो बाद में जब मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू होती है, ऐसे में प्रॉपर्टी का क्या होगा, प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यदि हस्बैंड अपने पैसे से वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। बेनामी प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें एक व्यक्ति प्रॉपर्टी अपने नाम पर ना खरीद कर किसी दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, यानी कि पेमेंट कोई दे रहा है और ओनरशिप किसी और की हो रही है। जैसे ए पर्सन ने बी पर्सन के लिए प्रॉपर्टी खरीदी, ए ने सारी पेमेंट करी और ओनरशिप में बी का नाम आया, ऐसे में ये बेनामी प्रॉपर्टी होगी, बेनामी ट्रांजैक्शन होगी। पर यदि पति पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है तो ये बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये बेनामी प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल नहीं करेगी, क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2006 में पति पत्नी की इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्शन में डाला गया है। अब हम बात करते हैं कि हस्बैंड को क्या करना होगा जब पति पत्नी के झगड़े हो जाते हैं और बात लिटिगेशन तक आ जाती है। ऐसे में देखिए ये नेचुरल है कि वाइफ उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाएगी, वो उसे अपनी प्रॉपर्टी बताएगी और ये भी क्लेम करेगी कि उसमें उसी का पैसा लगा हुआ है, हस्बैंड का कोई पैसा नहीं लगा हुआ है। अब जब वाइफ ऐसा क्लेम करती है या प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाती है तो हस्बैंड को क्या करना होगा। देखिए ऐसे में हस्बैंड को सिविल सूट फाइल करना होगा, हस्बैंड को सूट फॉर डिक्लेरेशन डालना होगा, साथ ही सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन का केस या एप्लीकेशन भी डालनी होगी। सूट फॉर डिक्लेरेशन में आप कोर्ट से प्रेयर करेंगे कि कोर्ट आपको उस प्रॉपर्टी का ओनर डिक्लेयर करे, क्योंकि सारा का सारा पैसा आपका लगाया हुआ है और जितनी भी ईएमआई है वो आपने भरी है या भर रहे हैं, वाइफ का कुछ भी पैसा उसमें नहीं लगा हुआ है। और साथ में आपको इंजंक्शन यानी कि स्टे ऑर्डर भी लेना पड़ेगा ताकि वाइफ उस प्रॉपर्टी को बेच ना सके या उसके ऊपर कोई चार्ज आदि क्रिएट ना कर सके जब तक कि केस चल रहा है, जब तक कि केस डिसाइड नहीं होता। अगर हस्बैंड ये केस में प्रूव कर देता है कि उसी के यानी कि हस्बैंड के ही पैसे या फंड से ही वो प्रॉपर्टी ली गई है और वो वाइफ के नाम पर ली गई है, तो ऐसे में वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्शन में फॉल करेगी और ऐसी प्रॉपर्टी का हस्बैंड ही ओनर होगा, वाइफ मालिक नहीं होगी। इसी पॉइंट पर एक केस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए हस्बैंड ने वाइफ के नाम पर दो प्रॉपर्टी खरीदी, यानी कि पैसा हस्बैंड का लगा, पर उस टाइम पर क्योंकि रिलेशन अच्छे थे हस्बैंड वाइफ के बीच में तो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से खरीदी गई। बाद में दोनों के झगड़े हुए, ऐसे में हस्बैंड ने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन का केस डाला और उसका यही प्रेयर थी कि उसे उन दोनों प्रॉपर्टीज़ का मालिक डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टीज़ में उसका ही पैसा लगा हुआ है। हस्बैंड ने केस में सभी डिटेल्स दी जहाँ जहाँ से उसने वो पैसा निकाला था, जैसे कि उसकी फिक्स डिपॉजिट थी, कुछ शेयर्स से जो उसने बेचे, एक प्रॉपर्टी थी पुरानी जो उसने बेची, इसी तरह प्रोविडेंट फंड की डिटेल्स दी जहाँ से उसने पैसा निकाला इन प्रॉपर्टीज़ के लिए, बैंक लोन की डिटेल्स दी और अपने फ्रेंड रिलेटिव से भी लोन लिया, उसकी भी डिटेल्स उसने लगाई। इसमें वाइफ की तरफ से ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई गई कि ये केस तो चलना ही नहीं चाहिए, मतलब कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है
और उसका ये कहना था कि केस इसलिए मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि ये बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल करता है और बेनामी ट्रांजैक्शन पर सूट फॉर डिक्लेरेशन का रिलीफ नहीं मिल सकता और वाइफ ही उस प्रॉपर्टी की अब असली मालिक है, ये वाइफ का कहना था। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने वाइफ की एप्लीकेशन मान ली और हस्बैंड का केस इसी ग्राउंड पर डिसमिस कर दिया कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है और बेनामी प्रॉपर्टी या बेनामी ट्रांजैक्शन में फॉल करता है। हस्बैंड ने ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील फाइल करी। हाई कोर्ट ने देखिए अब क्या निर्णय दिया ये देखते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया वो बिल्कुल ही गलत था और ट्रायल कोर्ट को हस्बैंड का केस डिसमिस नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये केस बेनामी प्रॉपर्टी या बेनामी ट्रांजैक्शन की एक्सेप्शन में फॉल करता है। हस्बैंड उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम कर सकता है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि हस्बैंड वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ऐसे में प्रॉपर्टी हस्बैंड की होगी क्योंकि वो डी जुरे ओनर है, यानी कि लीगली ओनर हस्बैंड होगा ना कि पत्नी। पत्नी केवल डी फैक्टो ओनर है, यानी कि फैक्चुअली वो राइट है, फैक्चुअली ओनर है, लेकिन लीगली ओनर हस्बैंड होगा। ऐसे में हाई कोर्ट ने हस्बैंड की एप्लीकेशन अलाउ करी और लोअर कोर्ट के केस डिसमिस करने के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। यानी कि अगर हस्बैंड ये प्रूव कर देता है कि उस प्रॉपर्टी में सारे के सारे पैसे हस्बैंड के ही लगे हैं तो हस्बैंड ओनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसी प्रॉपर्टी को हैंडल कर सकते हैं और इसे वापस अपने नाम पर ले सकते हैं। ये जो केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, मनोज अरोड़ा वर्सेस ममता अरोड़ा। इस केस की साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनकेस आपके कोई भी इनपुट्स हैं, सुझाव है, सजेशंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है इस वीडियो को लेकर के या किसी भी लीगल क्वेरी को लेकर के, वो आप मुझे भेज सकते हैं। तो अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।